ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग जो वीडियो लेके चल रहे थे उत्पादन और लागत, उस चैप्टर के ये आखिरी वीडियो है। लागतों के प्रकार या लागतों के वर्गीकरण में हम लोग बात कर रहे थे। उसके अंदर हम लोगों को आज की वीडियो में जानना है कि कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत ये क्या है, इसका विस्तार से वर्णन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एकदम आता समझ लीजिए ये क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इस पे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और आपको अगर हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे अगर पसंद आता है तो, और बहुत ज्यादा पसंद आता है तो अपने जान पहचान वाले दोस्तों तो शेयर भी करेंगे, ताकि उनका भी जो है उनको भी जो है समझ में आ जाए, उनको भी जो है ये वीडियो मिल जाए, इस चैनल के बारे में पता चल जाए। तो आज की क्लास हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। यहां पर ये बात जानना जरूरी है कि ये आखिरी वीडियो है इस क्लास का। इसके बाद हम लोग जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पे चले जाएंगे। तो मतलब ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। अगर हम लोग जब जाने कि कुल लागत क्या है, औसत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को इन तीनों का जो है परिभाषा जान लेना जरूरी है कि ये तीनों हैं क्या, इनका परिभाषा क्या है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी इस प्रकार के वर्ड को सुने हैं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, या फिर हम लोगों ने कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, अगर इन तीनों को जाने हैं तो सिमिलर वही काम यहां पर भी है, बस लागत के हिसाब से सोचना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अगर बात करें कुल लागत, जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट कहते हैं, तो यहां पर इसका मतलब क्या बता रहा है कि कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल व्यय से है। मतलब अगर कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उस वस्तु के निर्माण में टोटल आपने जितना भी खर्च किया उन सारे खर्चों का योग कर लीजिए तो आपको कुल लागत मिल जाए। दूसरे शब्दों में आपको इस तरह से भी समझ में आ सकता है कि अर्थात उत्पादन की सभी इकाइयों के लिए, जो जितने भी इकाइयां आप बना रहे हैं उन सारे के सारे इकाइयों के लिए किए गए सभी खर्चों का योग कुल लागत है। तो वही बात हुआ ना कि जितने भी खर्च अगर उनको आप टोटल जोड़ लेते हैं, सारे के सारे आप टोटल निकाल लेते हैं, तो वही क्या होगा, कुल लागत होगा। फॉर्मूला भी इसी आधार पर बना है, टोटल कॉस्ट बराबर टीसी यानी टोटल कॉस्ट, कुल लागत बराबर टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको इससे पहले वाले वीडियो में जानने में मिला होगा कि स्थिर लागत क्या होता है और परिवर्तनशील लागत क्या होता है। वही यहां पर है, टीएफसी कुल स्थिर लागत, ठीक है, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत। इन दोनों के अगर हम योग कर ले, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो कुल लागत हम लोग को पता चल जाएगा उत्पादन की इकाइयों बनाने में कितना खर्च पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग औसत लागत। औसत लागत कहता है क्या कि किसी भी चीज का औसत, याद रखिएगा जब भी हम औसत की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जितनी भी टोटल होगा, ठीक है, जिस चीज की बात करते हैं उसका योग करते हैं और उसकी संख्याओं से उसको भाग दे देते तो हमें औसत पता चल जाता है। यहां पर हम लोग किसका औसत निकाला है, लागत का औसत। तो औसत लागत के लिए हमें कुल लागत निकालना पड़ेगा, उसका योग रखना पड़ेगा और उसके बाद संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो लागत की कौन सी संख्या, बल्कि उत्पादित जो इकाइयां हैं वो संख्या, यानी औसत लागत है वो यह बताता है कि एक वस्तु के बनने पे कितना लागत पड़ा है। सारे के सारे औसत लागत यही बताता है कि उस वस्तु की एक इकाई को बनने में, वहां तक अगर वस्तु बना है तो उसमें एक इकाई बनने पे कितना हमारा लागत पड़ा है, हर बार औसत यही बताता है। तो यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि यदि कुल लागत में उत्पादित इकाइयों यानी जितना भी उत्पादन हुआ उन सारे इकाइयों को कुल संख्या से भाग देना है, किसकी संख्या, तो उत्पादन की कुल संख्या। यहां पर याद रखिए किसकी संख्या, उत्पादन के कुल संख्या, ठीक है, जितना भी उत्पादित इकाई है उनके कुल संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत लागत प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला एसी यानी एवरेज कॉस्ट बराबर टीसी यानी टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, उत्पादित इकाइयों की संख्या। क्वांटिटी की बात करता है, वो भी कैसी क्वांटिटी, प्रोड्यूस क्वांटिटी, यानी जितना भी उत्पादित हुआ है उस इकाइयों की जो है यहां पर संख्या की बात हो रहा है। बात क्लियर है। अब बात आता है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत बार, अब तो 3 नंबर का वो आएगा, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है सीमांत के बारे में। तो सीमांत जानिए, किसी भी चीज का सीमांत इसी तरह परिभाषित होता है। यहां पर हम लोग लागत की सीमांत बात करते हैं तो देखिए एक अतिरिक्त इकाई, सीमांत हमेशा एक अतिरिक्त इकाई यानी एक अधिक इकाई, जो नेक्स्ट इकाई है, जो आखिरी इकाई जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने में किए गए व्यय को सीमांत लागत कहते हैं। यानी हमने 4 किया था, 5वां इकाई जब उत्पादित कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम व्यय किए वो इसका सीमांत लागत है, ठीक है। यही बात है, जिस भी हम इकाई को बढ़ा रहे हैं, जिस वाले इकाई का हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं उस आखिरी इकाई के उत्पादन में जो हम लोग व्यय कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, सीमांत लागत होगा। इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी समझा जा सकता है कि उत्पादित इकाई में वृद्धि होने से, अगर हमने उत्पादन की इकाइयों में बढ़ाया, 4 से हमने 5 किया, ठीक है, तो वृद्धित होने से
कुल लागत में, टोटल कॉस्ट, ठीक है, कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है भाई। अगर हमने 4 इकाई बढ़ाया था, हमारा जो है 40 रुपए कॉस्ट का, हमने 5वां इकाई बढ़ाया, हमारा कॉस्ट बढ़ के 47 रुपया हो गया। तो क्या हुआ है, चौथे से 5वें पे जाने में 7 रुपया बढ़ गया ना, 7 रुपया बढ़ गया। तो 7 रुपया ऐसे में हमारा क्या है, वो 7 रुपया हमारा जो है वो क्या है, वही उसका सीमांत लागत है। बात क्लियर है? यानी हमारा कुल इकाई में जो वृद्धि होता है वही हमारा क्या होता है, सीमांत लागत है। फॉर्मूला वाइज इसको समझेंगे तो एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर टीसीएन, यानी जिस भी नंबर का, यहां पर भी एन आप लिख सकते हैं, जिस भी नंबर का आप मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसी नंबर का टोटल कॉस्ट को पकड़ेंगे, माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट उससे पहले वाले का। ठीक है, इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम यहाँ का कोई भी डेटा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम चौथे इकाई का मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, यानी MC4 निकालते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको समझा दें, बाकी फॉर्मूला भी आपको समझा दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर MC4 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, TCN यानी TC4 माइनस क्या हो जाएगा आपका अगला TC4 माइनस 1, यही फॉर्मूला है ना, TC4 माइनस 1। यानी अब देखेंगे TC4 आपका कितना है, चौथे इकाई पे TC कितना है, TC ये है 112। बात समझ में आया, 112 चौथे इकाई का TC 112 है, और माइनस TC4 माइनस 1 यानी मतलब क्या होगा, 3 हो जाएगा ना, यानी तीसरे इकाई का TC कितना है, 96। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 12 में से 6 गया तो 6, 10 में से 9 गया तो 1, 16 है, और यहां पर देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 16 है। इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो फॉर्मूला भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये बात हो गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला इसका ये भी बनता है कि MC बराबर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता है आपका चेंज। इस फॉर्मूले से भी आप इस बात को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी भी चौथे नंबर का अगर निकाल रहे हैं तो हमारा क्या है, MC निकालना होगा तो डेल्टा TC, यानी अगर चौथे नंबर पे हम बात करें तो TC में कितना परिवर्तन हो रहा है ये बात किया जाए तो इसके अंदर हमारा जो है कितना परिवर्तन हो रहा है, तीसरे से चौथे पे आने पे हमारा जो परिवर्तन है, यानी हम बोल सकते हैं इसमें से इसको माइनस करके 112 माइनस 96 अपॉन डेल्टा Q। तीसरे से चौथे पे आने के लिए डेल्टा Q कितना परिवर्तन हो रहा है, 1, यानी 112 में से 96 गया 16 बटे में 1 यानी कितना हो जाएगा, 16। तो ये भी वही बात है, ठीक है, तो ये भी वही बात है। तो ये दोनों फॉर्मूला से आप जो है समझ सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। मार्जिनल कॉस्ट का पहला फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, दूसरा फॉर्मूला भी, लेकिन आप याद रखेंगे MCQ में उस तरह के फॉर्मूला का भी प्रयोग अक्सर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। बाकी के भी फॉर्मूला को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। TC का भी फॉर्मूला यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दिया, दोनों का हमेशा टोटल ही TC बन रहा है। देखिए हमेशा इन दोनों का टोटल ही TC बन रहा है। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का भी हमारा देखिए, जो टोटल कॉस्ट है उसको पहले इकाई से भाग दिया तो 40, जो टोटल कॉस्ट है उसको दूसरे इकाई से भाग दिया तो 72, क्योंकि फॉर्मूला यही ना एवरेज का। एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, TC अपॉन Q, TC अपॉन Q, TC अपॉन Q, TC अपॉन Q, TC अपॉन Q। ये इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा जो है एवरेज कॉस्ट भी आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टेबल भी समझ में आ गया होगा, इसी के साथ ही साथ फॉर्मूला के साथ साथ आपको इन सब की परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा जो है कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, यही हमारा उसका पूरा डिटेल है। लेकिन इतना ही थोड़ी ना लिखना है एग्जाम में, इतना लिखने से नंबर नहीं मिलने वाला है। हम लोग इसके संबंधों के ऊपर भी बात करेंगे, हम लोग इसके ग्राफ को भी समझेंगे, ग्राफ में किस प्रकार से इनका बिहेव है ये भी जानेंगे। तो बढ़िया से इस चीज को समझने के लिए आप लोग टेबल देख लीजिए कि हमारा एक टेबल बना हुआ है, लागत सारणी है। इसमें पहला क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट 30 लगा था, वेरिएबल कॉस्ट 10 लगा था, कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट 40 हुआ था, एवरेज भी इतना ही होगा, मार्जिनल भी इतना होगा। अगला हमने जब प्रोडक्शन बढ़ाया, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा हर बार, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, बदलता नहीं है, आपको पता ही होगा। स्थिर लागत अल्पकाल में कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये भी 30 रह गया। आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट 42 हो गया, और यहाँ पर 72 आपका टोटल कॉस्ट हो गया, दोनों को ऐड करके एवरेज कॉस्ट 2 से भाग देने पे 36 हो गया, और मार्जिनल क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस मार्जिनल 32 हो गया। बात क्लियर है। इसी तरह से तीसरे की बात करें, तीसरे पे 30 हो गया, 66 हो गया, 96 हो गया, 32 हो गया, 24 हो गया। चौथे पे हमारा ये 30 हो गया, 82 हो गया, 112, 28 और 16। फिर पांचवें पे 30, 110, 140, 28 आपको पता हो रहा है कैसा चल रहा है। और छठे पे 30, 150, 180, 30 और 40, इस तरीके से हमारा चला गया। ये डेटा बन गया, और इसको हमने जब ग्राफ पे डाला तो ये ग्राफ हमारे पास बन के आया, इस प्रकार के कर्व है। जो हमारा ये TC है वो उसका देखिए कैरेक्टर वो क्या है, वो किस तरह से जा रहा है। तो TC जो होता है वो प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, हम इसको अगर यहां से अलग से बना के बताएं तो जैसे जैसे उत्पादन होता है TC बढ़ता तो है, लेकिन घटते हुए दर पे बढ़ता है। यानी जो बढ़ने का दर होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है TC का। बात समझ में आया, TC बढ़ता तो है लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ बढ़ता है। और क्या होता है, एक सीमा को आने के बाद वो TC जो होता है अपने
तुरंत तेजी से बढ़ने लगता है इस प्रकार से। तो टीसी जो होता है टोटल कॉस्ट का कर्व इस शेप में आता है, शुरुआत में झुके हुए तौर पर बढ़ता है और एक बार में फिर खड़ा बढ़ जाता है। बात समझ में आए? ये हमारा टीसी का स्टार्टिंग है। एसी की बात किया जाए एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, शुरुआत में नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है और फिर अंत में एक बराबर सीमा पे आता है, एक स्थिर सीमा पर, और उसके बाद जो है वो फिर ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एसी को कि ये किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। मान लेते हैं बड़ा यू होता है, इस तरह से यू आकार का होता है। बात समझ में आया? एसी जो है वो हमारा किस आकार का होता है, यू आकार का होता है। शुरुआत में जो होता है हमारा औसत कॉस्ट जो है, औसत लागत, वो घटता रहता है, फिर एक जगह पे स्थिर होता है और उसके बाद क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट भी इसी तरह होता है कि वो शुरुआत में ऐसे ऐसे गिरता रहता है और फिर उसके बाद ऊपर उठने लगता है, तो वो भी हमारा यू आकार का माना जाता है। तो एसी और एमसी ये दोनों के दोनों हमारे यू आकार के होते हैं और इन दोनों का इसीलिए संबंध पढ़ना सबसे ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। बात क्लियर है? एसी और एमसी का संबंध हमारे टॉपिक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, पूछा जाता है लघुत्तरी क्वेश्चन में, तो इसलिए उसको हम लोग जानेंगे। तो सारे कर्व का आपको शेप पता चल गया, बात समझ में आया? सारे कर्व का शेप पता चल गया। अगर ये बात किया जाए तो ये जो शेप है ये टीसी का होगा, ये शेप जो है एसी का होगा, एक जगह पे ये स्थिर हो जाता है फिर हमारा बढ़ जाता है, और ये जो है ये एमसी का है, ये दोनों लगभग यू आकार का होता है, ठीक है। और आपको इसमें जानना एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा एमसी एसी एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, और काटता कौन है, एमसी काट के निकलता है एसी को। बात क्लियर है? तो इसके बारे में फिर से डिटेल हम लोग अभी समझेंगे कि आखिर में इन दोनों के बीच में, एमसी और एसी जो दोनों यू आकार के हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या क्या संबंध है। इन संबंधों को हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन किया है, समझाया हुआ है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहला क्या बात होता है कि जब औसत लागत गिरता है, आप देख रहे हैं यहां पर भी, इससे भी देख सकते हैं कि जब औसत लागत गिर रहा है, कहां तक गिर रहा है, तो 40 से लेकर 28 तक, यहां तक पूरा औसत की लागत गिर रहा है। तो जब औसत लागत गिरता है तो सीमांत लागत भी गिरती है, ठीक है। और इससे भी देख सकते हैं यहां पर औसत लागत इस तरीके से पूरा गिरते हुए जा रहा है, तो हमारा क्या है, सीमांत लागत भी गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि इससे नीचे सीमांत लागत भी नीचे झुकते हुए जा रहा है, नीचे गिर रहा है। लेकिन यहां गिरने की कंडीशन में देखेंगे कि जो हमारा लेकिन एमसी यानी सीमांत लागत जो है वो एसी यानी औसत लागत से नीचे होता है यानी कम होता है। इस गिरने की कंडीशन में जब औसत लागत आपका नीचे की तरफ गिरता रहता है तो सीमांत लागत भी गिरता है, लेकिन ये गिरने की जो कंडीशन है वो सीमांत लागत में ज्यादा तेज है। सीमांत लागत ज्यादा तेजी से गिरता है और औसत लागत जो है उस हिसाब से वो भी गिरता रहता है। बात क्लियर है? यहां पर भी आप देख रहे हैं ये जो है 40 से 36, 36 से 32, 32 से 28 इस तरीके से गिर रहा है। तो यहां पर देखिए 40 से 32, 32 से 24, 24 से 16, तो ये भी गिर रहा है, लेकिन गिरने की अपेक्षा इसकी स्पीड ज्यादा तेज है और इसकी स्पीड क्या है, थोड़ा धीरे है। तो यहां पर इसीलिए क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन है आप देख रहे हैं, जो कर्व है वो हमारा औसत लागत से जो है नीचे की तरफ है। बात क्लियर है? दूसरा बात होता है जब औसत लागत घटकर न्यूनतम हो जाती है, जब औसत लागत जो घटकर न्यूनतम हो जाती है, इस बिंदु पर औसत लागत घट के क्या न्यूनतम हो गया है, तो सीमांत लागत उस औसत लागत को नीचे से काटती है। अगर ये कंडीशन जब पाता है 28वां पे, तो सीमांत लागत जो होता है उसको जो है नीचे से काटता है। पहले 16 था उसके नीचे था, फिर आके 28 पे आया, काटा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आया 28 पे, देखिए नीचे से आया और इसको काट दिया। तो यही बात है कि तब जब यहां पर औसत लागत अपना न्यूनतम पा लेता है, तब सीमांत लागत उसको क्या करता है, नीचे से काटता है। अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है, इस बिंदु पे AC बराबर MC हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जिस वक्त औसत लागत न्यूनतम होता है उसी समय AC बराबर MC होना अनिवार्य है। तो इस बिंदु से हमें यह बात पता चलता है। नेक्स्ट बात हमारा क्या है, और इसके बाद की परिस्थिति जब औसत लागत बढ़ने लगती है, यानी न्यूनतम को पाकर जब ऊपर की तरफ वो बढ़ना स्टार्ट करता है, तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। जिस समय औसत लागत अपना बढ़ना स्टार्ट करता है उस समय सीमांत लागत भी बढ़ती है। लेकिन याद रखिएगा कि औसत लागत के बढ़ने से पहले ही सीमांत लागत अपना बढ़ना स्टार्ट कर देती है। देखिए 16 के बाद 28 आ गया था, औसत लागत से पहले ही सीमांत लागत बढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हाँ, जिस समय औसत लागत बढ़ती है उस समय सीमांत लागत भी बढ़ते हुए रूप में मिलेगा। बात क्लियर है? बढ़ने लगती है, लेकिन इस बढ़ने की कंडीशन में लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से ऊपर यानी ज्यादा होती है। इस बढ़ने के कंडीशन में भी आप देखेंगे कि औसत लागत यहां से यहां बढ़ तो रहा है, लेकिन इससे तेज क्या है, सीमांत लागत बढ़ रहा है और इसके ऊपर है। बात समझ में आ रहा है? तो इस बढ़ने के कंडीशन में सीमांत लागत औसत लागत से तेज बढ़ता है, उससे ऊपर चला जाता है। यानी जब औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत भी घटता है, लेकिन ये जो है औसत लागत के नीचे रहता है। और जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत भी बढ़ता है, लेकिन ये जो है औसत लागत से ऊपर होता है। यानी किसी भी रूप में ये दोनों साथ में नहीं होते हैं। साथ तब होते हैं जब औसत लागत और सीमांत लागत, मतलब जब औसत लागत अपने न्यूनतम को पा लेता है। जब औसत लागत अपने न्यूनतम को पा लेता है तो सीमांत लागत उसको नीचे से आके काटता है, उस बिंदु पर वो दोनों साथ हो जाते हैं। बात क्लियर है? अब इन सारे पॉइंट्स हमें एक बात समझ में आया जिसको हमने नोट पे लिखा है, क्या
कि औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत जो है वो तेजी से घटता भी है और तेजी से बढ़ता भी है। इसलिए जब ये घट रहा था तो ये बड़ा तेज घट रहे थे, और ये जो बढ़ना स्टार्ट होता है बड़ी तेज बढ़ने लगे। बात क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको जो है तीनों प्रकार की लागत समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल से समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी कोई मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में उसको कवर किया जा सके। कोई नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लास के तौर पर या किसी भी क्लास के तौर पर आपको जो है उस वीडियो को, उस टॉपिक को बताएं हम, जिसमें आपके डाउट रह जाए। ठीक है, तो इसलिए कमेंट अपने प्रश्न को जरूर करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। और अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करना है, फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए सब तक, ताकि जो इकोनॉमिक्स पढ़ना अभी स्टार्ट किए हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं, जो रिवाइज करना स्टार्ट किए, वो अपना इस वीडियो से रिवाइज कर सकें, अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आज जो है ये क्लास हमारा ओवर और ये चैप्टर हमारा ओवर। अब मिलेंगे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता वाले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।